हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जो मॉडल पेपर आपका 2025 का है, रसायन विज्ञान मॉडल पेपर 2025, ये है इसकी चौथी वीडियो। और चौथी वीडियो में हम लोग लाए हैं प्रश्न नंबर आपका 5 का क ख ग घ, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन के साथ है। तो देखिए पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 अभिलक्षण, तो 4 अभिलक्षण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या क्या है। पहला अभिलक्षण देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो आपकी अभिक्रिया की दर होती है किस पर निर्भर करती है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि जो रिएक्शन, ये मान लीजिए ए है, ये आपका ए है, ठीक ना, ये क्या है आपका ए है, और ये रिएक्शन हो रहा है, इधर प्रोडक्ट बन रहा है बी, ठीक है। तो ये जो अभिकारक है, अभी जो जिसका ये है, ये अभिकारक कहलाता है। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो ये उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो अभी जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर, इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है, इसके उत्पाद के नहीं। दूसरा देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कोटि हमेशा एक होती है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, हमेशा एक होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, इसमें अभिक्रिया की दर, इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्राकृतिक, किसके प्राकृतिक लघुगणक, लघुगणक ये लिखा हुआ है, लघुगणक के समानुपाती होती है, ठीक ना, प्राकृतिक लघुगणक के समानुपाती होती है। उसके बाद चौथी पॉइंट है, और एक पॉइंट में बढ़ाकर लिखा हूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, यानी कि जो ए होता है, यानी कि सूत्र आप पढ़े होंगे कुछ, ए बटे में ए माइनस एक्स जो सूत्र में आता है ना, वही है। तो ए जो होता है आपका प्रारंभिक सांद्रता होती है, ए माइनस एक्स जो होता है वो आपकी अंतिम सांद्रता होती है, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, अंतिम सांद्रता पर नहीं निर्भर करेगा। उसके बाद पांचवी पॉइंट लिखे, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है यस, यानी कि सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है किसका, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है उसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को हल किया हम लोग, तो टी हाफ का मान दिया है, जो अर्ध आयुकाल दिया है 60 मिनट दिया है, और जो आपका ये ए है, ए माइनस एक्स, ए कितना है 10, और ये पूरा जो ए का मान होता है 100 होता है। ए का मान कितना होता है 100, यानी कि जो प्रतिशत होता है वही इसका मान होता है। तो 100 हो गया, पूरा प्रतिशत कितना होगा 100 होगा। तो ए 100 है और ये 90% दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये कितना है 100 है, और ये 90% दिया है। एक्स का मान जो परसेंट में मान दिया रहता है वो एक्स का मान होता है। तो ए माइनस एक्स करेंगे, यानी कि 100 में से 90 को घटाएंगे तो ए माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 10 आएगा। तो ए माइनस एक्स का मान 10 आएगा और ए का मान कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी देखिए हम यहाँ पर खाली उसी तरह मानकर निकाले हैं। अभी आपको फार्मूला हम दिखाते हैं। यहाँ पर टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के एक स्थिरांक है, तो के को इधर लेकर जाएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे, क्योंकि इसका मान पता करना है, इसका मान पता है। तो यहाँ पर देखिए के बराबर जाएगा 0.693 बटे में 60 मिनट इनवर्स, और इसको जब भागी करेंगे तो मान लीजिए के का मान आ गया इतना, कितना मान आ गया के का इतना मान आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के का मान इतना आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, के बराबर 2.303 प्रथम कोटि का यह फार्मूला होता है, बटे में टी है लाग बेस 10 है, और ए अपान ए माइनस एक प्रारंभिक सांद्रता बटे में अंतिम सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले की जगह पर ये टी जो है टी को इधर लेकर जाएंगे, तो टी बराबर यहाँ टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303, और के का मान जो आपका आया था 0.693, और ये जो बटे में 60 था, ये 60 यहाँ पर था, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। लाग बेस 10
log बेस 10 और यहाँ पर 100/10, इसका मान 10 आया था, इसका 100 था, तो 1 0 से 1 0 बचेगा 10। अब देखिए log 10 का मान जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी बराबर आपका आ जाएगा 2.303 गुणे में 60 बटे में आपका ये जो है वही है 0.693। उसके बाद देखिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टी बराबर 138.18 बटे में 0.693। 693 आ गया। जब इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा टी बराबर 199.39, यानी कि 39 ये मिनट में आ जाएगा, क्योंकि जो समय होता है मिनट में उसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर टी बराबर कितना आ गया 199.39 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख पर। तो देखिए क्वेश्चन है 0.00128। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो दशमलव के 3 अंक तक लेंगे, 001 लेंगे, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 × 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्बडा इनफाइनाइट यम का मान 390.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो उसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो मोलर चालकता आपका दिया है, मोलर चालकता का फार्मूला आपका होता है के इंटू 1000 बटे में सी क्यों लगाया गया है, ये सांद्रता है कि ये जो 1000 ये क्या है आपका, ये 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये जो के आपका स्थिरांक है, ठीक ना, मोलर चालकता का। उसके बाद देखिए के का मान यहाँ पर देखिए चालकता दिया है कितना 4.95 × 10⁻⁻5, ये मान रख दिए गुणे में 1000। सी का मान देखिए यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स दिया कितना 0.01। यहाँ तक हम कहे थे ना 3 अंक तक लेंगे, 0 के दशमलव के बाद 3 अंक तक जो मान होगा वही लेंगे, तो यहाँ पर 0.011 इसका मान ले लिए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दशमलव हटेगा और 1 0 यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 4950 × 10⁻�5 है। और ये दशमलव जब हटाएंगे तो ये नीचे 1000 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 1000 से गुणा करेंगे, जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 0 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 4 देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक ना। तो 49,50,000 हो गया, कितना हो गया 49,50,000 गुणे कितना हो गया 10⁻⁻5 हो गया। अब देखिए लैम्डा एम का मान जो मोलर चालकता है, लैम्डा एम का मान कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सीमेंस में 49.5 से सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना आ गया ये इसका मान, ठीक ना। ये -5 को जब इधर गुणा करेंगे, -5 को भाग करेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा दशमलव, ठीक है, तो यही है, ठीक है, यही आ गया। अब उसके बाद देखिए वियोजन स्थिरांक जो होता है अल्फा से दर्शाते हैं, किससे, अल्फा से। वियोजन स्थिरांक को अल्फा से दर्शाते हैं, इसका फार्मूला होता है मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। मोलर चालकता बटे में अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा यम बटे में लैम्डा इनफाइनाइट यम, ठीक है, अनंत तनुता पर, ये अनंत तनुता पर है। तो यहाँ पर लैम्डा यम का मान कितना आया, इतना आया है, तो यही मान यहाँ पर रख देंगे। और ये लैम्डा इनफाइनाइट यम का मान आपका देखिए यहाँ पर है 390 देखिए यहाँ पर 390.05 है, तो 390.05 यहाँ पर मान रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दिए 390.05। अब इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.127 अल्फा का मान आ गया। अब देखिए जो आपका एसिटिक अम्ल था ना, एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। तो ये देखिए CH3COOH होता है जो किसमें टूटता है, CH3COO माइनस में टूटेगा, और जो आपका H होगा इसमें से निकलेगा पॉजिटिव में, तो H प्लस हो गया और ये माइनस में टूट गया। तो जब जो टूटेगा देखिए ये जो आपका होता है C- अल्फा होता है, क्या होता है C- अल्फा होता है, और ये क्या होता है C अल्फा, जो ये टूटा अलग अलग होगा C अल्फा कहलाएगा। इसकी सांद्रता क्या हो रही है, अलग हो रही है, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता अलग अलग हो गई, तो C अल्फा और C अल्फा, ठीक ना, वियोजन स्थिरांक है ये। अब देखिए जो के बराबर होता है स्थिरांक बराबर फार्मूला लगाएंगे तो ये 2 ठे सी, तो C स्क्वायर अल्फा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, और ये दोनों बटे में आ जाएंगे, तो C अल्फा बटे में, और C कामन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर खाली अल्फा बचेगा, ठीक ना। C कामन ले लिए तो 1 बचा माइनस अल्फा बचा, ठीक है। उसके बाद देखिए C से 1 C कट जाएगा, बचेगा 1 C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा बचेगा, ये वाला। तो अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, C का मान कितना था 0.01, C का मान कितना था 0.01 आ गया। अब देखिए गुणे में 0.127,
ये 0.127 किसका मान है, ये अल्फा का मान इतना 0.127 आया, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, बटे में 1 माइनस अल्फा का मान फिर रख दीजिए 0.127 ये मान रख दिए। अब देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें से गुणा कर देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0001612 बटे में 0.873 ये आ गया। अब देखिए इसमें जब भाग करेंगे तो इसका मान आएगा अल्फा बराबर आ जाएगा आपका, अल्फा बराबर 1.8 गुणे 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब ये कहाँ से है -4, तो जितना दशमलव इधर लेकर जाएंगे माइनस ये गुणे इसमें भी करेंगे, जितने जीरो का इधर गुणा करेंगे 10,000 या 10,000 का गुणा इधर करेंगे, 10,000 का गुणा नीचे भी करेंगे, तो इसको ऊपर भी लेकर जाएंगे ना तो ये पावर में -4 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करके देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ तक तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉडल पेपर में क्वेश्चन खूब तगड़ा तगड़ा पूछा है ना। अब देखिए ये आसान क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है, लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या होता है, एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये 1 2 यौगिक दिया, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखिए लिगेंड क्या होते हैं, तो लिगेंड पहले मैं आपको दिखा दूं, तो लिगेंड यहाँ पर लिखा हूँ, भूल गया था तो यहाँ पर लिखा हूँ। लिगेंड किसे कहते हैं, किसी उप संयोजक यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उप संयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक ना, या लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो जो चारों ओर उपस्थित जो परमाणु होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके चारों ओर जो उपस्थित, ये देखिए केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु, इसके चारों ओर देखिए CN, ये क्या है, लिगेंड का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन को देने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं और इसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये आपको एग्जाम्पल में हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर एक दंती लिगेंड की बात की जाए तो यहाँ पर है एक दंती लिगेंड। यहाँ पर आपका एक दंतु लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक ना, जिसमें केवल देने की जो क्षमता होती है एक ही परमाणु की होती है, एक ही दान करता है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। जैसे आपका हो गया ये H2O हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया, ये देखिए OH हो गया। ठीक ना, OH हो गया, या फिर कह सकते हैं OH हो गया, और या फिर कह सकते हैं CN हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, ये सब क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, एक दंतु लिगेंड है। उसके बाद देखिए द्विदंती लिगेंड को हम देखिए कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं उसे हम लोग द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक ना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है जो लिगेंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विदंती लिगेंड बोलेंगे। जैसे आपका NH2 CH2 CH2 NH2 ये सब एक ही में है, NH2 CH2 CH2 NH2, और ये आपका कार्बोनेट है C+O यानी कि CO3। ठीक ना, CO3 ये भी क्या है, आपका कार्बोनेट है। उसके बाद लिगेंड की परिभाषा आप लोग देख लिए हैं, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद जो कहा है कि आईपीएसी नाम लिखने के लिए, तो ये आपका आईपीएसी नाम भी हम बता दे रहे हैं इसमें। देखिए ये FeH2OH6 है, ACl3 है। पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, जो ये होता है कोष्टक में इसका नाम लिखते हैं। ठीक ना, तो H2O को हम लोग एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। ये कितना है, 6 है, 6 को हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सा। यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा एक्वा, एक्वा का मतलब जल है। ठीक ना, हेक्सा एक्वा, ये हेक्सा का मतलब ये कितने बार है उसी को, अगर 2 बार रहेगा तो डाई लगाएंगे, 3 बार रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार टेट्रा लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हेक्सा एक्वा। ये क्या है, ये आयरन है। क्या है, आयरन है। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका H2O पर 0 होता है तो 0 हो जाएगा, Cl होता है 3 तो ये Cl3 है, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, 3 हो जाएगा। और ये क्लोराइड क्या हो जाएगा, Cl है तो यहाँ पर क्लोराइड है। अगर ये कोष्टक के बाहर है तो इस क्लोराइड लिखेंगे, अगर कोष्टक के अंदर आता है तो क्लोरो लिखाता है या क्लोराइडो लिखाता है। ठीक है, कोष्टक के बाहर है तो क्या लिखेंगे, सीधे सिंपल सा क्लोराइड लिख देंगे। अब देखिए ये वाला आपका आ गया, दूसरा वाला है
K4FeCN6 है। तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ये अगर आगे आया है तो इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो ये K4 है, K4 नहीं लिखेंगे, खाली K लिखेंगे, यानी कि पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम, इसमें देखिए जब आईपीएससी नाम लिखते हैं ना तो एकदम सटा सटा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक पोटेशियम हो गया। उसके बाद हेक्सा साइनो, ये हेक्सा है, ये साइनाइड को साइनो लिखते हैं, हेक्सा साइनो। ये फेरेट है, फेरेट यानी कि आयरन को फेरेट कहते हैं जब ये पॉजिटिव चीज आगे रहता है तब। इसमें देखिए कुछ नहीं था तो इसमें सिंपल से आयरन लिख दिए, तो आयरन को फेरेट कहेंगे। तो फेरेट थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि प्लस चार्ज इसकी -6 इसका, यानी कि -1 होता है तो 6 है तो -6 हो जाएगा। इसका 1 होता है प्लस में तो ये 4 प्लस हो जाएगा, तो +4 -6 बचेगा -2, और 0 के इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी में के। अभी ये देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ, यानी कि 5 का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें का अभी 6 बचा है, 7 बचा है, ठीक है। यानी क बचा है, क का अथवा, ख का अथवा, प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा और ख का अथवा, सब बचे क्वेश्चन। अभी 8 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो देखिए, हैलो एल्केनों के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। अभिक्रिया भी इसके साथ लिखना है, ठीक ना, इसमें अभिक्रिया भी लिखना है और हैलो एल्केन कैसे बनता है उसकी 2 विधि लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, पहली विधि है एल्कोहल द्वारा, ठीक ना। पहले हम लोग एल्कोहल द्वारा हैलो एल्केन बनाएंगे। देखिए एल्कोहल द्वारा कैसे बनता है हैलो एल्केन। तो देखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HCl और HBr, या HCl से करिए, चाहे HBr करिए, चाहे KBr, चाहे PCl3 आदि से कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन इसी से रिएक्शन करेगा, इसी में से कौन से, Cl से करेगा, Br से करेगा और Br से Cl से करेगा, इसी में से किसी एक तत्व से क्रिया करेगा तो हैलो एल्केन बनेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए एक ROH, R क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है, ठीक ना, एल्किल ग्रुप है। OH आपका फिनाल है, फिनाल कर रहे हैं, एल्कोहल है, तो ये यहाँ पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, या C3H7 हो सकता है, एथिनाल, मेथिनाल, प्रोपेनाल, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ले सकते हैं। तो HCl से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका जो OH है, ये OH यहाँ से विस्थापित होगा, यानी कि यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा तो किसके साथ, H+ के साथ, OH -H+ देगा तो OH H के साथ जुड़ेगा तो H2O निकालेगा। क्या निकालेगा, देखिए यहाँ पर H2O निकल गया और जो Cl बचा यहीं पर जुड़ जाएगा तो RCl, ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एल्किल हैलाइड बन गया और ये H2O पानी निकल गया। उसके बाद देखिए हम लोग इसी के एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, CH3 यानी कि मेथेनॉल हो गया। मेथेनॉल में से HCl से क्रिया कराएंगे मेथेनॉल को, तो ये वाला जो है, ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, क्रिया करके H2O बना लेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3Cl। इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2O बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरी विधि है इसमें, दूसरी विधि ये है कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक ना, एल्केन के हैलोजनीकरण से कैसे करेंगे। देखिए एल्केन का जब हैलोजनीकरण कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में एल्केन हैलोजन से क्रिया करके हैलो एल्केन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में एल्केन हैलोजन से क्रिया करके हैलो एल्केन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एल्केन हो गया, C2H6 ले लीजिए या CH4 ले लीजिए, C3H8 ले लीजिए, ये एल्केन का होता है। तो ये क्या है, एथेन है, तो एथेन को हम ले लिए, एथेन प्लस ये क्या, हैलोजन का कोई परमाणु हो गया और ये सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में इसका अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक क्लोरीन जाकर जुड़ेगा और जो एक क्लोरीन बचेगा वो जो हाइड्रोजन निकलेगा उसी से HCl बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए C2H5Cl ये आपका मिल जाएगा, ठीक ना, C2H5Cl ये हैलो एल्केन बन गया और HCl आपका बाहर आ गया, एसिड। अब देखिए अभिक्रिया जो पूछा था यहाँ पर कि हैलो एल्केन बनाने की 2 रासायनिक विधियों, सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो ये KOH के साथ अभिक्रिया करना है, एल्कोहलिक KOH के साथ और AgOH के साथ अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों अभिक्रिया हम लिख लिए हैं। अभिक्रिया क्या है,
C2H5Cl से KOH जो एल्कोहलिक KOH है उसका रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर देखिए KOH की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर Cl निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा। Cl निकलेगा तो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन HCl निकल जाएगा। तो इसकी उपस्थिति में निकलेगा, KOH की उपस्थिति में निकल रहा है, HCl उसमें से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड C और एक H इधर एक H इधर एक H, यानी कि 4 हाइड्रोजन बचेगा, 2 कार्बन बचेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा आपका, ये एल्कीन बनेगा, एल्कीन, ठीक ना। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो ये आपका एल्कीन बन गया। उसके बाद देखिए हम लोग ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाली अभिक्रिया है कि AgOH से कराना था। AgOH से जब कराएंगे तो एकदम सिंपल है, Cl सिर्फ निकले, यहाँ पर Cl निकलेगा, Cl Ag से क्रिया करेगा तो AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पर OH आकर बैठ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, C2H5OH, यानी कि ये बन जाएगा आपका एथेनॉल। क्या बन जाएगा आपका, एथेनॉल बन जाएगा, क्योंकि जब OH किसी के कार्बन के साथ जुड़ जाता है उसमें आल लगाया जाता है, तो ये एथेनॉल है। या फिर यहाँ पर देखिए C2H5OH इसका सूत्र होता है एथेनॉल का। मेथेनॉल लिखेंगे तो यहाँ पर CH3 और OH रहेगा। प्रोपेनॉल रहेगा तो C3 और यहाँ पर H7OH रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से परमाणु बढ़ते रहेंगे। तो आई होप कि आपका प्रश्न नंबर 5 वाला जो है पूरा समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी प्रश्न नंबर 6 की, और प्रश्न नंबर 7 की एक वीडियो आएगी, ठीक ना। 2 वीडियो भी इसमें बनेगी, ये चौथी वीडियो थी, 5वीं 6वीं बनने वाली है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।